लीजिए। क्या कांग्रेस पार्टी आएगी तो क्या मंगलसूत्र लोगों को छीन लेगी? हो सकता है, यही भय लोगों में है। ये मोदी जी का भय है या लोगों का? नहीं, ये जो है सरकार की नीतियों का है, क्योंकि राहुल गांधी जी कहते हैं डर गए मोदी। पहले लोग क्या लोग अब की बार सरकार बदलना चाहते हैं या एक बार फिर यानी तीसरी बार हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं? भैया खा रहे हैं मोमोज। इन्हीं से पहले हम 2 सवाल सिर्फ करेंगे। क्या चाहते हैं आप? देश में फिर से पीएम नरेंद्र मोदी को बनाना चाहते हैं या किसी और को चाहते हैं? देश में हम फिर से नरेंद्र मोदी को नहीं लाना चाहते हैं, जो कि हम समाजवादी पार्टी को लाना चाहते हैं, अखिलेश यादव को लाना चाहते हैं। जो कि अखिलेश यादव का काम दिख रहा है हमको, नरेंद्र मोदी यादव जी का काम नहीं दिख रहा है। हम बताना नहीं चाहेंगे क्या क्या काम किए हैं क्या नहीं किए हैं, लेकिन हम सोच रहे हैं समाजवादी पार्टी आ जाए तो बहुत अच्छा रहेगा हमारे देश के लिए, हमारे भविष्य के बच्चों के लिए, हमारे नौजवानों के लिए, नौकरी के लिए, सब कुछ के लिए बेहतर हो जाएगा। जी हाँ। तो अगर आप समाजवादी पार्टी की सरकार लाना चाहते हैं तो प्रधानमंत्री का चुनाव है, ये हमारे लोकतंत्र में फिर से प्रधानमंत्री का चुनाव होने वाला है। तो हम प्रधानमंत्री के बारे में पूछ रहे हैं, क्या प्रधानमंत्री आप लोग उन्हीं को देखना चाहते हैं या किसी और को देखना चाहते हैं? बता तो दिए। मान लीजिए समाजवादी पार्टी का आप सांसद यहाँ बनाना चाहते हैं, तो प्रधानमंत्री, जहाँ तक प्रधानमंत्री की बात आती है तो वहाँ काफ़ी सीटों की ज़रूरत होती है, पूर्ण बहुमत की ज़रूरत होती है। अगर पूर्ण बहुमत नहीं आता तो इधर उधर से लेके भी सरकार लोग, नेता लोग बना लेते हैं। बात तो सही है, पर आजमगढ़ का जो हाल रहा है शुरू से हम आज तक बताएं आपको, सदियों से, तो समाजवादी पार्टी जो है हमारे आजमगढ़ में अभी तक बहुत ऊपर रही है और रहेगी, भले सरकार न बन रही हो तो बात अलग है। दिनेश लाल निरहू यहाँ से सांसद हैं वर्तमान में। पिछली बार धर्मेंद्र यादव को उन्होंने हरा दिया था। क्या लगता है कि अब की धर्मेंद्र यादव यहाँ से निकल पाएंगे? अभी तो एक बार वो सांसद बने यहाँ के आजमगढ़ के हमारे, लेकिन हमको लगता नहीं कि दूसरी बार बन जाएंगे। एक बार लड़े थे, हार गए थे, सांसद बन नहीं पाए थे, दूसरी बार बने हैं। लेकिन अब की बार हमको लगता ये है कि अब की बार नहीं बनेंगे, हार जाएंगे वो। निरहू जी, धर्मेंद्र यादव सांसद अगली बार रहेंगे। अगर फिर मुलाकात होगी तो हम फिर बोल देंगे आपसे, लेकिन अब की बार सांसद आजमगढ़ के धर्मेंद्र यादव ही रहेंगे। दिनेश लाल यादव निरहू 2 साल से कम ही उनका कार्यकाल रहा। लोगों का ये कहना है कि 2 सालों से कम कार्यकाल में, तकरीबन 1.5 साल में जो काम उन्होंने कर दिया, वो काम किसी सरकार ने, किसी नेता ने नहीं किया। हमें तो देखने में लगता है कि उन्होंने कुछ काम नहीं किया है, किया होगा लेकिन कम किया है उनसे मुकाबले जो इसके पहले सांसद थे। लेकिन धर्मेंद्र यादव आते हैं तो बहुत अच्छा काम करेंगे। एक बार अगर आ जाए तो फिर उसके बाद हम बात करेंगे आपसे। एक आरोप लगाते हैं पक्ष वाले कि ये परिवारवाद की राजनीति करते हैं और धर्मेंद्र यादव सफाई के हैं। क्या उनको आजमगढ़ में कोई ऐसा यादव नहीं मिला जो कोई उनको टिकट दिया जाए? ऐसा कोई बात नहीं है, नेता के ऊपर होता है, जो अपने कारोबार संभाल लें, अपने जो स्थिति है हमारे आजमगढ़ की अच्छी बना दें। लेकिन स्थिति के हिसाब से हमें लगता है कि स्थिति वही चल रही है, और नहीं तो उससे बुरी स्थिति हो गई आजमगढ़ की। किसी से भी पूछेंगे, बाई चांस बता नहीं सकते, लेकिन हमारे देखने में जो लग रहा है उनके आने से उसके पहले भी वही स्थिति थी, आज भी वही स्थिति है। धन्यवाद। सुनिए, कहाँ भागे जा रहे हैं? क्या लगता है अब की बार वोट देते हैं? जी वोट देते हैं। क्या लगता है 10 साल में मोदी जी का जो कार्यकाल रहा कैसा रहा? बढ़िया रहा, बहुत शानदार, बहुत शानदार। हाँ। अब ये भैया ने कहा कि कुछ काम ही नहीं हुआ। भैया ने जो बताया उसका मुझे नहीं मतलब। मैं एक ही बात जानना चाहता हूँ कि लखनऊ से अखिलेश यादव भेज देते हैं यहाँ किसी को चुनाव के लिए, क्या आजमगढ़ में सांसद योग्य समाजवादी पार्टी को कोई नहीं मिला? एक ही सवाल। इधर आइए समाजवादी पार्टी वाले भाई, ये देखिए ये क्या कह रहे हैं भैया, इनसे सवाल करिए। हमने वो हालांकि वो सवाल इनसे किया। सवाल यही है, इनका सवाल है लखनऊ, हम बता देते हैं, इनका सवाल है कि लखनऊ से लोग अपने परिवार से इनको भेज देते हैं, क्या यहाँ से कोई नहीं मिलता उनको? जवाब ले लेते हैं। यहाँ से मिलता क्यों नहीं है? मेजोरिटी की बात होती है। दिनेश यादव आजमगढ़ के थोड़ी है हमारे यहाँ के, जो सांसद बन गए हैं। उसकी बात मैं नहीं करता। दिनेश यादव तो अभी तो बहुत टाइम तो हुआ नहीं, अभी आए।
ठीक है, उन्होंने तो हरिहरपुर में ज़मीन लेके अपना घर भी बना लिया, ठीक है। गाजीपुर यहाँ बहुत दूर नहीं है, अब तो परमानेंट वो यही रह रहे हैं, आजमीगढ़ में रह रहे हैं। लेकिन मेरा सवाल ये है कि क्या समाजवादी पार्टी, इतने 10-10 विधायक समाजवादी पार्टी के आजमगढ़ में है, क्या कोई कैंडिडेट नहीं लोग को मिला जिसको सांसद के प्रत्याशी के रूप में खड़ा कर सके? चलिए। क्यों भेज देते? क्या ये लोग जीतेंगे और फिर लखनऊ पकड़ लेंगे? क्या सांसद विहीन रहेगा हर बार आजमगढ़? यहाँ से किसी को देना चाहिए थी। बिल्कुल यही देना चाहिए था। और ये जो लोग इन लोगों ने उठाया धर्मेंद्र यादव को, मेरे हिसाब से जीत नहीं पाएंगे। भैया ने एक बात कही कि भाजपा सरकार ने 10 सालों में अपने कुछ भी काम नहीं किया, तो आप उनको देखिए, अभी तो बोल के चले गए, आप उनको कुछ ऐसे काम बता दीजिए कि जिससे वो देखें वीडियो, या जो लोग देखें उनको समझ में आए कि भाजपा सरकार ने ये काम किया है देश में। भाजपा सरकार से आप प्रेरित होकर फिर से लाना चाहते हैं? भाजपा सरकार क्या कर रही, ये बच्चे के जो है जुबान पे है मोदी मोदी, एक अकेला बच्चे के जुबान पे मोदी मोदी है। हम तो काम पूछ रहे हैं, बता दीजिए। बहुत काम है, आप देखिए ना, जगह जो सड़कें जितनी हैं, सारी चीज़ अभी हुआ। हमारे सांसद जो है 1.5 साल हुआ, बहुत समय नहीं हुआ, आने दीजिए 5 साल फिर और काम देखिए ना। 40 साल से इन लोगों ने क्या किया, ये बताइए, क्या कुछ किया है? निरहुआ 1.5 साल से लोग क्या पूछ रहे हैं, क्या भाई आप लोग तो 40 साल सत्ता में थे। 40 साल से कांग्रेस वालों ने क्या किया था, ये भैया का सवाल है। 40 सालों से मेरे समझ से कांग्रेस का यहाँ कोई नहीं है। जो 3.5 साल वो अखिलेश यादव यहाँ सांसद रहे, जीतने के बाद लखनऊ चले जाते हैं, फिर वहाँ इनका पता कब चलता है, जब वोट लेने का समय आता है तब। अच्छा। हाँ। और सांसद धर्मेंद्र यादव अगली बार चुनाव लड़े, फिर उसके बाद उनका पता नहीं चला। कह तो रहे हैं कि यहीं रहेंगे, हम आजमगढ़ में घर बनवा रहे हैं। हाँ, कह रहे हैं ना, फिर भाई कह रहे हैं तो अब रह सकते हैं। यानी निरहू पे भरोसा है कि अब की बार भी आएंगे। और केंद्र में प्रधानमंत्री मोदी रहेंगे, रहना चाहिए। हाँ। आपको मोदी जी का ऐसा कौन सा काम लगा 10 सालों में कि इतना प्रेरित आप हो गए कि तीसरी बार प्रधानमंत्री को फिर से बनाना चाहते हैं, नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री? नरेंद्र मोदी के प्रेरित होने का यही है कि जब वो तो राम मंदिर कई साल से बनवा रहे थे लोग, कितना आदमी मर्डर हो गया और खून की नदियाँ बह गई, बहन बेटियों का इज्जत लूट लिए सब। लेकिन इनके कार्यकाल में एक भी इज्जत नहीं गया और काम भी हुआ, अब विश्वविद्यालय भी बना, रेलवे का विस्तार भी हुआ और मंदुरी हवाई पट्टी से हवाई अड्डे का विस्तार हो गया। तो कहते हैं कि ये मुलायम सिंह यादव ने इसकी नींव रखी थी, फीता काट रहे हैं केवल। लेकिन मुलायम सिंह कोई किसी के राज में अगर काम निकलता है योजना, हाँ, तो पूरा इन्होंने जो पूरा करता है उसी का नाम होता है ना। आपने राम मंदिर का जिक्र किया, तो क्या राम मंदिर पर राजनीतिकरण होना चाहिए? राम मंदिर एक आस्था का विषय है, वो बन गया, अच्छा हो गया। हाँ, तो क्या उस पर वोट मांगना सही है? नहीं, उस पर वोट मांगना सही नहीं है। लेकिन मोदी जी से आप क्या कहेंगे, अमित शाह से आप क्या कहेंगे मंदिर को लेकर? मंदिर को लेकर जनता का विश्वास उनके ऊपर, जब मंदिर का मुद्दा कई वर्षों से चल रहा था और बिना आप गए थे अयोध्या? हम गए, हमारे परिवार के गए थे लोग, गए थे हाँ, दर्शन करने। आपको वहाँ क्या लगा? आपको लगा कि यहाँ लोगों को रोजगार मिल सकता है? क्योंकि रोजगार की समस्या बहुत ज़्यादा है देश में, लोग ऐसा कहते हैं और है भी, ये सत्यता है। देखिए, मंदिर बनने से रोजगार मिलता है, जैसे विश्वनाथ धाम हो गया, तो वहाँ से भी लोग जाते हैं दर्शन करने, तो वहाँ के जो हैं जो मजदूरी करते हैं ऑटो रिक्शा चालक, उनका तो विस्तार हुआ। अच्छा, एक चीज़ हमें बताइए, मंदिर में कौन लोग जाते हैं? मंदिर में मंदिर कोई किसी को रोकता नहीं है, जिसका इच्छा करेगा जाएगा और जिसका इच्छा। तो कन्नौज में अखिलेश यादव जब मंदिर में गए, वहाँ से निकलने के बाद मंदिर को धुलवाया क्यों गया? भाई जो उनकी आस्था रही होगी, उनको अपमान समझ के अपमान कर दिए। हाँ। चलिए, मंदिर में हमारा सवाल है कि मंदिर में लोग क्यों जाते हैं और कौन जाते हैं, बताइए। मंदिर में कौन जाते हैं? मंदिर में जो लोग जाते हैं जो आस्तिक होते हैं, भगवान में विश्वास रखते हैं, जो आस्तिक होते हैं, आस्था में विश्वास रखते हैं, जो सामाजिक सांस्कृतिक चीज़ें हैं, ये तो हमारी पुरानी काल प्राचीन काल से। आप मानते हैं कि मंदिर तो ऐसे सुप्रीम कोर्ट ने बनवाया, आप मानते हैं कि मंदिर बनने के बाद इस पर राजनीतिकरण किया जाए और इसके नाम पे वोट मांगा जाए लोगों से? देखिए, पहली बात तो निर्णय जो है ये सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर के पक्ष में दिया है, लेकिन बना तो ये जो है पब्लिक के चंदे से है। और दूसरी बात ये है कि जो धर्म की राजनीति होती है, क्योंकि धर्म एक बहुत सेंसिटिव मुद्दा है, तो धर्म की राजनीति नहीं होनी चाहिए। राजनीति जो मूलभूत चीज़ें हैं, जैसे शिक्षा हुआ, बेरोजगारी हुई और विकास हुआ, इन सब पे बात होनी चाहिए।
बाकी इससे कुछ अलग पूछिए। आप मोदी जी का भाषण सुनते हैं? बिल्कुल, कभी कभी सुन लेता हूँ। अभी जब से भाषण दे रहे हैं, हर रैलियों से मोदी जी ने ऐसे ऐसे अनाप शनाप भाषण दिए हैं, आपको क्या लगा अगर देश का प्रधानमंत्री ऐसा भाषण दे कि कांग्रेस पार्टी आएगी तो महिलाओं का मंगलसूत्र छिन जाएगा, आपके पास 2 भैंस है तो एक भैंस को उठा ले जाएंगे, ये सब अगर कांग्रेस पार्टी आई तो राम मंदिर में ताला लगवा देगी, ये सब बातें कह के आखिर लोगों के बीच में क्या डालना चाहते हैं? देखिए, ये तो हमारे देश में जितने राजनेता हैं वर्तमान में, कौन इतना ज़्यादा शिक्षित है कि जो बहुत अच्छा भाषण दे देगा या फिर ऐसा कुछ है। पर ये तो एक प्रकार से इमोशनल इंटेलिजेंस बोल सकते हैं इसको, कि मतलब जनता से कनेक्ट करने के लिए ज़्यादातर लोग अवेयर नहीं है, जागरूक नहीं है, पढ़े लिखे नहीं हैं। ये कहाँ से, सुनिए, ये कहाँ से जागरूक करना हुआ? ये तो एक लोगों को बीच में डर भरना हो गया ना। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं यही कह रहा हूँ कि लोग जागरूक नहीं है, इसका जो है फ़ायदा उठाते हैं। तो मैं तो यही कह रहा हूँ। और रही बात जो है मतलब उनके ऊपर व्यक्तिगत रूप से देखा जाए तो अच्छे नेता हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं, तो उनके लिए भाई जाहिर सी बात है, इतने बड़े पद पे हैं तो पद पे हैं, हम मानते हैं, लेकिन क्या शोभा देता है कि हमारे देशवासियों को डराया जाए वोट के लिए? डराना धमकाना तो हो ही गया, मतलब अब तो धर्म के नाम पे ही डराना भड़काना। अब आप कहेंगे कि धर्म के नाम पर भी भड़काया नहीं जा सकता है, पर ठीक है, अपना वो चुनावी ध्रुवीकरण है, जो भी है अपना वो कर रहे हैं। अगर एक नेता, सांसद या एमएलए अगर इस तरीके से बातें बोले तो समझ में आती है, लेकिन समझिए पूरे भारत देश के मालिक हैं वो, अगर वो ऐसी भाषा का प्रयोग करते हैं तो कहीं ना कहीं सोचने वाली बात होती है। देखिए, सभी लोग अपना नेता जो भी हैं, जो भी ये गलत है सही है? सही या गलत लोगों नज़रिए के ऊपर है। नहीं, ये आपकी नज़रिए में क्या है? ये कहना जो हमने अभी आपसे क्वेश्चन किया, ये कहना गलत है या सही है? देखिए, उनके लिए हित में है, उनके लिए सही है, पर मेरे लिए तो गलत ही है। बस हम यही पूछना चाहते हैं। धन्यवाद जी, बताइए। बढ़िया है, थोड़ा सा लाइव मत करिए, थोड़ा बात करना। अच्छा चलिए, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है। हाँ भैया, हाँ सर जी, जूस पी रहे हैं का? नहीं, कमेंट नहीं करना। कमेंट थोड़ी कह रहे हैं हम करने के लिए। नहीं, हम तो थोड़ा सा 2 से सवाल करेंगे आपसे। नहीं। हाँ, चलिए आइए इधर, थोड़ा 2 लोग से ले लेते हैं। हाँ, यही हम पूछ रहे हैं कि हमारे देश में फिर से चुनाव हो रहा है। 4 जून को फिर से एक नई सरकार चुनी जाएगी और 4 चरणों का चुनाव हो गया है। तो अभी तक आप इन 4 चरणों के चुनाव में अभी तक आप लोगों को क्या लगा? मुझे लग रहा है बीजेपी दोबारा आएगी, फिर दोबारा आएगी या। और ऐसा क्यों? ऐसा कि बीजेपी का जो प्रोपेगेंडा है जो है, उस हिसाब से लग रहा है मुझे आएगी दोबारा वो। कैसा प्रोपेगेंडा? जैसे कि देश हित में जो विकास हुआ है, बीजेपी के अलावा कोई सरकार नहीं की है। जैसे देश हित में क्या हुआ? जैसे कि अपने आजमगढ़ की बात बता रहा हूँ मैं। हमारे यहाँ रोड बन गया है 2 साल में, हर जगह बन गया हुआ है, और नीरव जी ने भी अच्छा काम किया है। हाँ जी, लोग कह रहे हैं कि रोड पे काम किया है। हाँ बिल्कुल, इसी मुद्दे पर बिल्कुल। और अगर देखा जाए, शिक्षा पर बात किया जाए, रोजगार पे बात किया जाए, स्वास्थ्य पे बात किया जाए, तो लोग कह रहे हैं बड़ी महंगाई पर बात किया जाए, इन सबों में क्या सरकार विफल रही या पास रही? देखिए सर, अगर विफल की बात करेंगे तो विफल तो नहीं रही, बात अलग है, लेकिन ये उत्तर प्रदेश पुलिस का पेपर आता है, लीक हो जाता है, कितने भी बच्चों के भविष्य पर पानी फिर जाता है। बताइए, बड़े नाराज हैं। भैया नाराज़ हैं, बात अलग है, बात सही आपकी मानता हूँ मैं, लेकिन ये भी एक शिक्षा पर 18% GST लगाने का मतलब क्या है? ये गलत चीज़ है, बात अलग है। यहाँ पे आपके बच्चे हैं, पढ़ते होंगे, तो आप भी पढ़े होंगे। एक किताब लेके कितनी पढ़ाइयाँ लोग कर लेते थे, आज हर साल सिलेबस बदले जा रहे हैं। कौन सा आविष्कार देश में हो रहा है कि हर बार नई किताब खरीदनी पड़ रही है? इतनी किताबें गज रही हैं घर में, जिसके पास 2-4 बच्चे हैं, जो सक्षम नहीं है, कहाँ से पढ़ाएंगे? एक्चुअली सर ये है ना कि पहले भी किताबें खरीदी जाती थी, हमेशा बदली जाती थी। मैंने पढ़ा हुआ है, 2015 में हाई स्कूल पास किया हुआ है। हर साल किताबें चेंज होती हैं, कोई नया नहीं है। होती थी, बिल्कुल, हम भी पढ़े हैं। होना चाहिए सर, किताबें चेंज होती हैं, होना चाहिए सर, होना भी चाहिए, क्यों नहीं? जाहिर सी बात है, हर साल जो है कुछ नया सीखने को मिलेगा बच्चों को। शिक्षा महंगी है या सस्ती है? भैया शिक्षा पहले भी महंगी थी, अभी भी महंगी है, आने वाले समय में भी महंगी रहेगी। चलिए, धन्यवाद। आइए इधर, कुछ पढ़ने वाले बच्चे, इनसे हम पूछते हैं। बेटा इधर आइए, थोड़ा सा इधर आइए। पढ़ती हैं आप? हाँ। शिक्षा इस समय महंगी है या सस्ती है? महंगी है। भैया कह रहे हैं कि पहले भी महंगी थी और अब भी महंगी है, आगे भी महंगाई होगी। हाँ होगी। किस क्लास में पढ़ती हैं? 6 क्लास में पढ़ती है। 6 क्लास आपकी बच्ची है, 6 क्लास में पढ़ती हैं। हम यही लोगों से सवाल कर रहे हैं कि शिक्षा हुआ, रोजगार हुआ, स्वास्थ्य हुआ, क्या सरकार इस पर पास रही?
किस चीज़ पे? शिक्षा पे। शिक्षा तो महंगी है 18% GST है। जी। शिक्षा से तो गार्जियन की कमर टूट गई है। जो सक्षम नहीं है अपने बच्चों को कैसे पढ़ा पाएंगे? सरकारी स्कूल में भेजें। सरकारी स्कूल की स्थिति आप देखिए रहे हैं, नहीं, स्थिति पहले से बेहतर हो रही है। बेहतर हुई आपको लगता है? जी जी। कहाँ आपने देखा? सराय मीर में। जी। हमने देखा सराय मीर में हाउसफुल है। हाँ है, एक दो बहुत का बच्चे बोर्ड लगता है। हाँ, बहुत हैं बच्चे हैं। सराय मीर में है। तो क्या ऐसे हर जगह स्कूल तो नहीं है ना? हर जगह नहीं है, लेकिन अगर सरकार की नीतियों में लोग काम करें तो हो सकता है, हो जाए। जैसे क्योंकि जैसे सराय मीर में ऑलरेडी चल ही रहा है, वो मॉडल हो गया है वहाँ का। वो एक मॉडल बना है ना, उससे और भी जो हमारे विद्यालय हैं गवर्नमेंट उनको उनसे सीख लेनी चाहिए कि आखिर क्या कारण है कि वहाँ पे एडमिशन फुल हो जा रहा है, अदर जगह नहीं हो रहा है। ये है ना, कमी है कि नहीं शिक्षा? कमी तो सिस्टम की नहीं है, लेकिन वहाँ पे रहने वाले, वहाँ पे जो जॉब कर रहे हैं उनकी कमी मानी जाएगी। तो अगर सिस्टम में कमी नहीं होती तो उस समय से विद्यालय हैं, 2 अच्छे ग्रोथ कर रहे हैं, 8 नहीं कर रहे हैं, तो इसका क्या कारण है? वो भी तो वहीं से तनख्वाह पा रहे हैं। इस बात को मानते हैं आपकी 8 नहीं कर पा रहे हैं, 2 कर रहे हैं? जैसे ये तनख्वाह उनको भी उतनी ही मिल रही है जितनी हमारे सरायमीर वालों की मिल रही है। ऐसा तो नहीं उनको सरकार अलग से सब तनख्वाह दे रही है। तो क्या कारण है कि और 8 नहीं डेवलप कर पा रहे हैं? यानी आप मानते हैं कि शिक्षा महंगी है? शिक्षा महंगी है। बाकी फिर एक बार आप लोगों को या हम अपने को भी ले लेते हैं, सबको एक प्रधानमंत्री फिर चुनना है, तो अब की बार क्या तीसरी बार भी इन्हीं को चुनना चाहते हैं या फिर बदलना चाहते हैं? माहौल है वो तो लग रहा है यही आएंगे फिर। आपका क्या माहौल है? नहीं, हमारा भी वही माहौल है कि यही आए? विपक्ष जो है मजबूत नहीं है। कोई विपक्ष क्यों? राहुल गांधी कमजोर हैं? उनकी कई पीढ़ियां प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। सहमति नहीं है ना राहुल गांधी के ऊपर। मान लीजिए यूपी में अखिलेश जी हैं, वो चाहेंगे हम बने, तेजस्वी जी चाहेंगे मैं बनाऊँ, ममता चाहेंगी मैं बन जाऊँ। ये भी चीज़ें हैं ना। विपक्ष एकजुट एक मत में नहीं, जैसे बीजेपी एक चेहरा लेके चल रही है, लेकिन विपक्ष एक चेहरा लेके नहीं चल रहा है। यानी अगर जीत गए तो उसमें भी छीना झपटी होगी? हो सकता है कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा? इधर चेहरा मोदी का है। अगर विपक्ष के पास एक चेहरा होता तो शायद विपक्ष आज बेहतर होता। चेहरा देना चाहिए, एकदम देना चाहिए। अच्छा, राहुल जी के बारे में क्या ख्याल है? राहुल जी, अरे भाई मोदी जी को शाहजादे कहते हैं। जो आपका ख्याल है वही मेरा भी ख्याल है। राहुल जी के बारे में जितना आप जानते हैं उतना हम भी जान रहे हैं। आपकी मुस्कुराहट बता रही है कि राहुल जी के बारे में आप हमसे क्या सुनना चाह रहे हैं। हमें तो अच्छे नेता लगते हैं, हमें भी अच्छे लगते उनकी स्पीच हम सुनते हैं। नहीं, स्पीच तो अच्छा है। और मोदी जी का? लेकिन धरातल पे दिख नहीं रहा है ना मोदी जी का स्पीच। मोदी जी आज बनारस में देखिए बम बम हो रहा है। बनारस में तो बम बम चल रहा है ना, अभी हम लाइव देख रहे थे। बोल रहे हैं कि अगर भाइयों बहनों अगर कांग्रेस सरकार आ गई तो फिर आपका मंगलसूत्र छीन लिया जाएगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप एक भी यहाँ बता दीजिए जब से बीजेपी गवर्नमेंट है किसी की बाइक चोरी हुई हो, किसी व्यापारी का बैग लूटा गया हो, आप बता दीजिए। क्या कांग्रेस पार्टी आएगी तो क्या मंगलसूत्र लोगों को छीन लेगी? हो सकता है, यही भय लोगों में है। ये मोदी जी का भय है या लोगों का? नहीं, ये जो है सरकार की नीतियों का है। क्योंकि राहुल गांधी जी कहते हैं डर गए मोदी। पहले लोग अंधेरा होता था, हमारे मार्केट से लोग बाहर इंटीरियर में नहीं जाते थे 2014 पहले। हाँ, बाइक छीन हो जाती थी, चोरी हो जाती थी, व्यापारी पैसा लेके नहीं चल पाता था। राहुल गांधी जी कहते हैं मोदी जी डर गए। राहुल गांधी बहुत कहते हैं, बहुत कुछ कहते हैं राहुल। अरे सब तो छोड़िए, मोदी जी कहते हैं अगर कांग्रेस पार्टी आई तो भैंस, अगर 2 भैंस है तो 1 छीन लेगी। डर तो विपक्ष गया है। अगर डर नहीं होता तो एकजुट होकर क्यों एक ही लोगों को हराने के पीछे लग जाते? तो मुद्दों पर क्यों नहीं बात करते? हर मंच से लोगों को डराने का काम जो कर रहे हैं, ये सही है कि गलत है? कि आपका मंगलसूत्र छीन लिया जाएगा, आपकी भैंसिया उठा ली जाएगी, ये सब आपके राम मंदिर को बंद करा दिया। ये राजनीति है, ये राजनीति का हिस्सा है। देखिए, अगर एक MP MLA अगर सांसद दे इस तरीके से भाषण तो समझा जा सकता है, लेकिन अगर प्रधानमंत्री देश के ऐसे भाषा बोलते हैं तो लोग क्या समझें? अगर विपक्ष जो है पक्ष की खींचातानी नहीं करेगा तो फिर विपक्ष किस चीज़ का रहेगा? विपक्ष का रोल ही है। अगर हम विपक्ष आगे और जाएंगे, अभी इलेक्टोरल बॉन्ड पे चले जाएंगे और ऊपर से जो PM केयर फंड जो खोले थे कोरोना में, अभी उस पर भी आरोप लग रहे हैं। जो वैक्सीन लगी है लोगों को नहीं, जिस कंपनी ने ये वैक्सीन बनाई उसने खुद माना है, तो हम विपक्ष को क्या कहें? जब उसने माना है तो विपक्ष का काम ही है जो पक्ष में है उसकी उधेड़-बुन करना। मानते हैं, शांत हो जाएगा तो विपक्ष निठल्ला। देखिए, वैसे ये जो कंपनी दवा बनाई थी उसने खुद माना है, तो विपक्ष हम नहीं कह सकते, लेकिन मानते हैं ना कि विपक्ष मजबूत होना चाहिए। ये बात चुनाव में ही क्यों आई? ये बात चुनाव के समय ही क्यों आई? इलेक्टोरल बॉन्ड का भी तो चुनाव में आया। नहीं, वही कहना है, तो विपक्ष को उस समय ही लागू करना, उस समय ही विरोध करना। बात भी तो चुनाव में आया कि मंगलसूत्र छीन ली जाएगी। जब चुनाव में ही केजरीवाल जेल जाते हैं। अब वो तो भाई केजरीवाल जी कहते हैं कि जो ये तो सुनिए, केजरीवाल जी, अच्छा ये था अगर कोर्ट का मामला नहीं होता क्या कारण था कि केजरीवाल जी कहते हैं जो बिके नहीं, इनके पार्टी में गए वो जेल में है, और जो इनके 22 नेता मंत्री
अभी इनके साथ में जो सबसे ज़्यादा करप्शन फैला है, एक आदमी मर्डर करके आता है उसकी भी बेल 6 महीने साल में हो जाती है, लेकिन अब कुछ न कुछ होगा तभी तो लोग एक साल से आप पार्टी के नेता जेल में हैं, कुछ न कुछ तो कमी अभी कोई सबूत नहीं मिला है। अब आगे देखिए प्रचार कर रहे हैं, कुछ न कुछ तो रीज़न होगा ही ना। अगर इतने बड़े घोटाले मामले में वो गए थे अंदर तो फिर कैसे छोड़ दिया सुप्रीम कोर्ट, हमारे देश की सबसे बड़ी अदालत, कैसे उनको छोड़ दिया? नहीं ये तो चुनाव कई करोड़ों के आरोप लगे हुए हैं और छोड़ दे, जाओ प्रचार करो, हम देते हैं। ऐसे नेताओं को तो कभी नहीं छोड़ना चाहिए अगर सही है तो। लालू भी जेल में ही थे। लालू भी जेल में, लालू भी जेल में ही थे, काफ़ी साल से पहले जेल में थे, ठीक है, उनका भी हुआ, सब कुछ 4 घोटाले में। इतने बड़े बड़े अगर घोटाले लोग करके जेल में जाएं और छूट जाएं तो फिर तो मन बढ़ेगा ना, छोड़ना चाहिए कि नहीं? छूटे नहीं है वो, छूटे हैं उस पर क्या बोलते हैं अंतरिम बेल पे। हाँ, तो अंतरिम बेल पे क्यों छोड़ते हैं लोग? होते हैं भैया, बड़े हैं। साक्ष्य नहीं मिलेगा तभी तो छोड़ा जाएगा। नहीं, साक्ष्य की बात नहीं है, यहाँ के लोकल हैं, ये इनको बेल इसलिए मिलता है कि वो विदेश नहीं जाएंगे, यहाँ से तो कहीं इंडिया से बाहर नहीं जाएंगे, वो इसलिए होता है। लेकिन एक बात है, विपक्ष कह रहा है कि अब की बार भाजपा डरी हुई है। भैया डरी है, वो तो दिख रहा है सामने, खुद दिख रहा है सामने, कौन डरा कौन नहीं डरा। चलिए धन्यवाद।